दोस्तों, परमात्मा यदि भविष्य देखने की शक्ति हमें देता तो शायद ही हम अपना जीवन अच्छे से जी पाते। जो होने वाला है उसको हम नहीं तो बदल सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। परमात्मा ने जो कुछ बनाया है बड़ी योजना के साथ बनाया है, हम उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। परमात्मा जो कुछ भी घटने वाला है, जो कुछ भी होने वाला है, उसके बीज बहुत पहले ही डाल देता है और समय पर वो अपना फल देते हैं। इसलिए हमें प्रकृति से लड़ने का, परमात्मा पर दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं है। हम नहीं जान सकते कि किस घटना के बीज कब बोए हैं और उनका फल कब मिलेगा। इसी को भाग्य कहते हैं। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी अपने विचारों में खोए हुए थे और उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो पंडित जी बहुत ज्ञानी विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने बचपन के करीबी दोस्त से मिला जाए। अगले दिन पंडित जी बचपन के दोस्त से मिलने के लिए यात्रा पर निकल गए। पंडित के मित्र का गांव बहुत दूर था और उन्हें अपने मित्र के गांव तक पहुंचने के लिए कई छोटे छोटे गांवों से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, वो आदमी भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा कि इतने लंबे रास्ते में किसी का साथ मिलना अच्छा है, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं ली। जब पंडित ने उस आदमी से नाम पूछा तो उस आदमी ने बताया कि उसका नाम महाकाल है। पुजारी को नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसको नाम के बारे में और ज्यादा पूछना उचित नहीं लगा। वे दोनों चलते रहे। शीघ्र ही वे एक गांव में पहुंचे। वहां महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़ें, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। पंडित ने उत्तर दिया, ठीक है, और अपने रास्ते पर चलता रहा। रास्ते में पंडित को पता चला कि एक आदमी को भैंस ने मार डाला है। शीघ्र ही महाकाल पंडित के पास लौट आए। चलते चलते दोनों गांव के बाहर पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। वहां रहने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और पंडित के दोस्तों का गांव अभी भी दूर था, इसलिए उन्होंने रात्रि विश्राम वहीं करने का निर्णय लिया। पंडित ने महाकाल से कहा, थकावट बहुत हो गई है, अतः हमें यहीं विश्राम करना चाहिए, हम कल सुबह फिर निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पास के गांव में किसी को कुछ वस्तु देनी है, तो मैं वो देकर आऊंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। थोड़ी देर बाद पंडित ने देखा कि गांव से धुआं उठ रहा है और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई है। यह वही गांव था जहां पर महाकाल गए थे। ये देखकर पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह महाकाल जहां भी जाते हैं वहां किसी न किसी प्रकार की हानि क्यों होती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद महाकाल मंदिर लौट आए। सुबह होते ही दोनों अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने पंडित से कहा, आप आगे बढ़ें, इस गांव में मुझे भी कुछ काम है, इसलिए मैं आपसे आगे रास्ते में बाद में मिलूंगा। इतना कहकर महाकाल चले गए। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा और उस पर नजर रखने के लिए महाकाल के पीछे चला गया कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। जब पंडित महाकाल पर नजर रख रहा था तो उसने सुना कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। पंडित ने वहां कुछ नहीं कहा और दोनों अपनी राह चलते रहे। थोड़ी देर बाद पंडित खुद को पूछने से नहीं रोक सका और उसने महाकाल से कहा, आप जहां भी जाते हैं कुछ न कुछ नुकसान होता रहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर क्या होता है। महाकाल ने पंडित को जवाब दिया, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा, क्योंकि बुद्धिमानों की संगति हमेशा अच्छी होती है। लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। पंडित ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना संदेह दूर करना चाहता हूँ। यदि तुम अपना परिचय ठीक से दे सको तो मेरे लिए यह आसान हो जाएगा। महाकाल ने उत्तर दिया, मैं यमदूत, यमराज का सेवक हूँ। यमराज मृत्यु के देवता की आज्ञा से मैं उन लोगों को मारने आया हूँ जिनका जीवन काल पूरा हो चुका है। हालांकि पंडित को यह विचार पहले से ही था, फिर भी इसके बारे में सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। फिर भी उन्होंने पूछा, अगर ऐसा है बताओ अगली मौत किसकी है। महाकाल ने उत्तर दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और तुम उसकी मृत्यु का कारण बनोगे। ये सुनकर पंडित डर रह गया और बहुत परेशान हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यदि महाकाल ने जो कहा वह सत्य है तो मेरे मित्र की मृत्यु हो जाएगी और उसका कारण भी मैं ही होगा। मैं उसकी मौत का कारण नहीं बनना चाहता, मुझे उनसे मिलने उनके गांव नहीं जाना चाहिए। जब पंडित यह सोच ही रहा था
तो महाकाल ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन अपने मित्र से न मिलने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। आपके मित्र की मृत्यु निश्चित है और यह अगले कुछ ही क्षणों में होने वाली है। महाकाल के मुंह से यह बात सुनकर पंडित हैरान रह गया, क्योंकि महाकाल उसके मन की बात जान गए थे। इससे पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत हैं। इसलिए वो तुरंत अपने गांव लौटने के लिए वापस मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक आदमी तेजी से उसकी ओर आ रहा है। जब वो आदमी करीब आया तो पंडित को एहसास हुआ कि ये तो उसका दोस्त है जिससे वो मिलने जा रहा है। उसे देखकर पंडित को एहसास हुआ कि उसका दोस्त बहुत थक गया है और ऐसा लग रहा है कि वो काफी देर से उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही दोस्त पंडित के पास पहुंचा तो वो अचानक गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पंडित ने आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि उसके मित्र को क्या हो गया। महाकाल को बात समझ आ गई और उसने कहा, तुम्हारा दोस्त पिछले गांव से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और एक पैर से विकलांग होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंच सका। नहीं वह तुम तक पहुंच सका और नहीं तुम्हें बुला सका। उसने आप तक पहुंचने के लिए अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती, इसलिए आपके दोस्त की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और आपके कारण ही उसने अपने शरीर की सीमा लांघी। वो आपके पीछे दौड़ रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर पंडित को एहसास हुआ कि महाकाल अवश्य ही यमदूत हैं। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति थे और जानते थे कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है और सभी को एक दिन मरना है। इसलिए उस वक्त वो खुद को संभालने में कामयाब रहे। पंडित को उत्सुकता हुई और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने उत्तर दिया, हालांकि किसी भी सामान्य प्राणी के लिए ये जानना उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है। लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ये देखकर कि आप अपने मित्र की मृत्यु को कैसे स्वीकार कर पाए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद भी परेशान नहीं होंगे। आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं अपनी फांसी को सहर्ष स्वीकार कर लोगे। महाकाल जाने लगे, क्योंकि अब उनके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। महाकाल के जाने के बाद पंडित ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद की सभी रस्में निभाई और अपने गांव लौट आए। कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान हो जाता है और मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। पंडित ने भी ऐसा ही किया। चूंकि पंडित एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसलिए राजा भी उनके बारे में जानते थे। उसने सोचा कि राजा के पास कई बुद्धिमान मंत्री हैं और हो सकता है कि वे उसकी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान खोजने में उसकी मदद कर सकें। तो पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को पूरी बात बताई। राजा ने ये समस्या अपने मंत्रियों से साझा की और उनसे सलाह मांगी। काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि पंडित की बातें सच हैं तो 6 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें दूसरे राज्य में जाना होगा। यदि वो राज्य से बाहर न जाए तो उसकी मृत्यु टल सकती है। इसलिए पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था की गई और राजा की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उनसे नहीं मिल सकता था। लेकिन पंडित को कहीं भी जाने की इजाजत थी, ताकि उसे ऐसा न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि पंडित को अपनी इच्छा से जाने की अनुमति थी, फिर भी वो डर के कारण बाहर जाने से बचता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मृत्यु वाले दिन से ठीक एक दिन पहले पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि रात और अगला दिन जल्दी बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में उन्हें खुद नहीं पता था। सोने के बाद वह नींद में चलने लगा। वह उठकर अपने कमरे से बाहर चला गया और महल के घोड़े के अस्तबल की ओर चला गया। किसी ने उसे रोका या किसी प्रकार की पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी सेवक जानते थे कि वह राजा का विशेष अतिथि है। अस्तबल में पहुंचकर उसने सबसे तेज घोड़ा उठाया और राज्य से बाहर चला गया। नींद की बेहोशी की हालत में दूसरे राजा के राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। ये संयोग था कि जब पंडित महल में प्रवेश कर रहा था तो सभी लोग और पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी ने भी उसे रोका या पूछताछ नहीं की। पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे, और बिस्तर पर रानी के बगल में सो गया।
जब सुबह हुई तो राजा उठे और उन्होंने पंडित को रानी के बगल में सोते हुए देखा। राजा बहुत क्रोधित हुए और पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया और सीधे राजा के शयन कक्ष में कैसे घुस गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा और पंडित को राजा के सामने पेश किया गया। जब राजा ने पंडित को देखा तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने पंडित को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। मृत्युदंड सुनकर पंडित कांप उठा। फिर उसने खुद को शांत किया और राजा से कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं इस राज्य तक कैसे पहुंचा। मुझे याद है कि मैं अपने राजा के महल में सो गया था। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी भी रक्षक ने मुझे क्यों नहीं रोका, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मुझे आज मरना था और यह हो रहा है। राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आज मरने वाले हो? जवाब में पंडित ने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा, कोई भी आम आदमी राजा के सामने बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं राजा के कमरे में रानी के बगल में सोने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? ये पुनर्तः आत्महत्या होगी। मैं इस तरह मरने के लिए दूसरे राज्य से क्यों आऊँगा? राजा को पंडित की बातें थोड़ी उचित लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद पंडित खुद को सजा से बचाने के लिए बहाना बना रहा है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, उसने तुरंत कुछ सैनिकों के साथ राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित की बातों की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम होने से पहले ही लौट आए और उन्होंने राजा को बताया। पड़ोसी राजा का उत्तर था, पंडित ने जो कुछ कहा वह सच है और हमें भी नहीं पता कि वह आधी रात को वहां कैसे पहुंच गया। उसे मौत की सजा देना उचित नहीं होगा। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है, चूंकि राजा ने पूरी कहानी जाने बिना ही पंडित को मृत्युदंड दे दिया था। अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी गई तो राजा के कथन का अपमान होगा, और यदि राजा की बात रखने के लिए सजा दी गई तो पंडित की मृत्यु गलत होगी। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों से कही और काफी चर्चा के बाद वे निष्कर्ष पर पहुंचे और कहा, आपको पंडित को सूती धागे से फांसी दे देनी चाहिए। इससे आपके वचनों का सम्मान बना रहेगा और पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि एक धागे से फांसी पर चढ़ने से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा को यह विचार उचित लगा और उसने वही आदेश दे दिया। राजा के कहे अनुसार पंडित को फांसी देने के लिए सूती धागे का फंदा बनाया गया। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के एक धागे से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वे भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ना स्वीकार कर गए। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। डोर से पंडित की गर्दन की नस कट गई थी और वह जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। हर धड़कन के साथ उनके गले से खून बह रहा था और कुछ ही पलों में उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया था। सभी लोग आश्चर्य से ये देखते रहे और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर धागा किसी की जान ले सकता है। लेकिन घटना घटी और नियति ने अपना काम किया। अगर पंडित ने महाकाल से उसकी मौत के बारे में नहीं पूछा होता तो वह राजा के महल में कैद होकर हर दिन दर दर कर जीने की बजाय अगले 6 महीने तक कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा होता।